बनाने की लिखने की जिम्मेदारी थी संविधान को। वो कमेटियां अपना बना के लाती थी सारा मसौदा, और ड्राफ्ट एक महत्वपूर्ण कमेटी थी, ड्राफ्ट कमेटी सबसे महत्वपूर्ण कमेटी। उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको हम बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं। वो अंबेडकर साहब बहुत ही बुद्धिजीवी लोग थे, बुद्धिजीवी इंसान थे, बहुत ही समझदार इंसान थे, एजुकेटेड इंसान थे, क्वालिफाइड इंसान थे। और वो जितना भी मसौदा कमेटियां तैयार करती थी वो ड्राफ्ट कमेटी उसको फाइनल करती थी, फाइनल करके फिर अध्यक्ष के पास वो लेके जाती थी, तब वो पास होता था। तो ऐसे करके हमारे जो संविधान में चैप्टर बने वो 12 चैप्टर बने। कितने भाग बने? 12। और इसमें जो आर्टिकल लिखे गए वो लिखे गए 395 आर्टिकल्स लिखे गए। और आज अगर हम बात करें 2026 में तो आर्टिकल चैप्टर तो 12 ही हैं, लेकिन आर्टिकल ज्यादा हो गए हैं, लगभग 470 के करीब। मतलब कुछ को हटाया गया उस समय के हिसाब से और कुछ जोड़े गए हैं। जैसे एनडीपीएस की धारा आर्टिकल्स में बहुत सारे इसमें बदलाव करके नशा मुक्ति के लिए भी एक अभी अनुच्छेद है, उसमें भी व्यवस्था दी जाती है, क्योंकि पहले स्मैक, अफीम, चरस, गांजा था नहीं, तो वो आर्टिकल एनडीपीएस जो अनुच्छेद है, जो एक्ट है, वो था ही नहीं पहले 1942 का एक कॉस्मेटिक्स एक्ट चलता था जिसमें लोग को पकड़ा जाता था, सजाएं होती थी। वो जमानती एक कानून था जो थाने से जमानत हो जाती थी। लेकिन उसके बाद 1985 के अंदर एक एक्ट जुड़ा इसके अंदर, जिसको कहते हैं एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक्स ड्रग्स को लेके एक्ट बना। और इस एक्ट में भी तब से लेके आज तक 3 बार संशोधन हो चुका है। तो ये सब चीजें बदलाव देखते हुए संविधान में आज लगभग 470 आर्टिकल्स हैं। दोस्तों, किसी भी देश का जो संविधान होता है एक्चुअल में असली आजादी वही देता है हमको, या जो हमारी जनता होती है, जो हमारे युवा होते हैं, उनको तरक्की की राह भी हमारा संविधान ही दिखाता है। या जो हमारी व्यवस्था है राजनीति की, संसद की, राज्यसभा की, इसको भी अच्छे से चलाने का काम कौन करता है? हमारा देश का संविधान करता है। लेकिन जितने लोग नशा करते हैं, असल में हम ये कहते हैं कि हमें संविधान से, जब तक मैं नशा मुक्त नहीं हुआ था तो मुझे संविधान का मतलब नहीं, मैं सोचता मुझे क्या लेना संविधान। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जिस देश में रहता हूँ, मान लो मेरा घर है ये, तो मुझे एक एक चीज का पता होना, सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं। ऐसे ही दूसरा, ये जो दिन है, ये जो खास दिन है 26 जनवरी, फिर वो जो ये जो हमारा संविधान था ये बन के तैयार हो गया नवंबर में 1949 को। कब तैयार हुआ? दिसंबर 1949 को ये तैयार हुआ, नवंबर के महीने में। हाँ, नवंबर में हुआ। अब दिक्कत ये आ रही थी कि चूंकि वो 1930 के अंदर हमने क्या बना लिया था? संविधानता दिवस। भूल गया? अब अभी बताया था मैंने। और 1930 से ही हम अपना स्वाधीनता दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाते आ रहे थे। अब जो संविधान लिख के तैयार हुआ वो कब हुआ? 1949। अब ये का अगर इसको हम आज लागू करते हैं तो वो 26 जनवरी का क्या होगा फिर, जो हम हर साल 17 साल से मना रहे हैं हम 26 जनवरी। अब इसको लागू करके क्या नई डेट पैदा करें? तो उन्होंने कहा वेट कर लो। फिर क्या फैसला हुआ? चूंकि हमारे देश में 1947 से लेके 1951 तक हमारे यहाँ अंतरिम सरकार थी, अपनी कोई सरकार थी नहीं।
तो जब संविधान हमारा 2 महीने पहले तैयार हुआ 26 जनवरी से, तो फिर लोगों ने, जो नेता थे, उन्होंने ये फैसला किया कि क्यों ना हम ये करें कि हम 2 महीने वेट कर लें, और 26 जनवरी जैसे ही आएगी तो वैसे ही हम अपने देश का संविधान लागू कर देंगे। तो 2 महीने का इंतजार किया, और 26 जनवरी 1950 जैसे ही आई, 49 को तो तैयार हुआ था, जैसे ही 26 जनवरी 1950 आई तो हमारे देश का संविधान लागू, और तब से आज तक 26 जनवरी को ही हम अपने देश का संविधान, गणतंत्र दिवस, असल में क्या है, आज़ाद होना आज़ादी नहीं होती है, जब आपके देश का संविधान लागू होता है ना, उसको असली आज़ादी कहते हैं। क्योंकि हमारे देश का जो संविधान लोगों ने लिखा है, मैं आपको बता दूं, संविधान लिखने में लगभग, मैंने आपको बताया ना कि करीब 390 लोग थे, 379, और उसमें जब पाकिस्तान बना तो 100 कट गए, तो 299 बचे थे। और मैं आपको बता दूं कि चाहे कोई सा धर्म जाति हो, किसी को छोड़ा नहीं गया था। इन 299 आदमियों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिंध, पारसी, शेड्यूल कास्ट, हर तरह से लोगों को जोड़ा गया था, ताकि कोई वंचित ना रहे किसी चीज से। आसान नहीं होता। अगर हम ब्रिटिश संविधान की बात करें तो ब्रिटिश वाला संविधान बहुत लचीला सा है, उसको मतलब इधर उधर भी कर दो। अगर अमेरिका के संविधान की हम बात करें तो अमेरिका का संविधान थोड़ा नहीं, सख्त है, पेचीदा भी है, सख्त भी है, उनकी अपनी मेंटेलिटी है। और जो भारत का संविधान है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जो लोग कहते हैं पूरी दुनिया में कि हमारा जो संविधान है वो सबसे बेस्ट है। और दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो हर देश का एक नेशनल एंथम भी होता है, राष्ट्रीय गान भी होता है। तो हमारे यहाँ एक कवि थे बंकिम चंद्र चटर्जी, किसी ने सुना उनका नाम? बंकिम, हम किताबों में भी पढ़ते थे उनकी कविताएं, लेख। हाँ, वो वंदे मातरम के राइटर भी वही हैं। 1975 में बंकिम चंद्र चटर्जी, चट्टोपाध्याय है वैसे वो, लेकिन शॉर्ट में उन्हें चटर्जी साहब कहते हैं। तो उन्होंने वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मातरम, वंदे मातरम, मलय जय शीतला, वो जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसको हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय गीत। और राष्ट्रीय गीत में भी संस्कृत के शब्द और बंगाली के शब्द लिए गए हैं, संस्कृत और बंगाली। और जो हमारा राष्ट्रीय गान है, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, उसमें भी बंगाली और संस्कृत, मतलब ज्यादा कोई फर्क नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया? बंगाली, संस्कृत, और यहां पे इन्होंने क्या किया? संस्कृत, बंगाली। जनगण गण अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। और मैं बता दूं आपको कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनके जो बड़े भाई थे ना, ये सबसे पहले मतलब समझे कि IAS ऑफिसर बने, और इनके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। और रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको एशिया के पहले इंसान थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। जोरदार तालियां इनके लिए, रविंद्रनाथ टैगोर। और एक खास बात, एक बात और बता दूं मैं आपको, जो आपको पता ही नहीं होगी। रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के ऐसे पहले इंसान हैं जिन्होंने 2 देशों के लिए नेशनल एंथम लिखा है। एक बांग्लादेश के लिए, हमार बांग्ला सुनार, सोनार बांग्ला, ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये हमारा राष्ट्रीय गीत और हमारा राष्ट्रीय गान, हमारे राष्ट्रीय गान को पुरस्कार भी वर्ल्ड से मिला है। तो रविंद्रनाथ पहले भारतीय थे, पहले एशिया के थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार। नशा